अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़र्ज़ करें आपके पास इस टाइम 100 रुपया है और इस 100 रुपये को यूज़ करके आप एक घर ख़रीद सकते हो। लेकिन अगले दिन ही यानी कल आप सुबह उठें और आपको पता चले कि आप उस 100 रुपये से घर नहीं ख़रीद सकते। उस 100 के अंदर एक और 100 का नोट डाल के फिर आप न्यू घर ख़रीद सकते हो। इसका मतलब जो 100 का नोट था जिससे आप पहले घर ख़रीद सकते थे, लेकिन टाइम गुजरने के साथ ही उस 100 के नोट से आप घर ख़रीद नहीं सकते। इसका मतलब उस 100 के नोट की परचेजिंग पावर में कमी आ गई है। उसी 100 वाले नोट से आप घर ख़रीद सकते थे, लेकिन एक दिन गुजरने के साथ ही आप उस 100 के नोट से घर ख़रीद नहीं सकते। तो इस फिनोमेनन को कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली बास्केट ऑफ गुड्स की ओवरऑल प्राइसेस में इंक्रीज़ आने को कहते हैं। बास्केट ऑफ गुड्स में वो चीज़ें होती हैं जो एक आम इंसान यानी आप और मैं डेली यूसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें खाना पीना, खाने में घी, आटा, चीनी, इसके अलावा पेट्रोल वगैरह की चीज़ें आ जाती हैं। फ़र्ज़ करें एक प्रोडक्ट की प्राइसेस में 2 रुपये इजाफ़ा हुआ है और इसी तरह एक प्रोडक्ट में 1 रुपये की कमी आई है। इसका मतलब ओवरऑल 1 रुपये का इजाफ़ा हुआ है। तो इस 1 रुपये के इजाफ़े को हम कह देंगे कि ये इन्फ्लेशन हुई है। इन्फ्लेशन की वजूहात की बात करें तो सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो है इंक्रीज़ इन डिमांड। आपने काफ़ी दफ़ा सोचा होगा कि रमज़ान में ही चीज़ों की प्राइसेस में इजाफ़ा क्यों होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि रमज़ान में चीज़ों की डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है और डिमांड में इजाफ़ा होने की वजह से ओवरऑल प्राइसेस में इजाफ़ा हो जाता है। आपके सामने ग्राफ आ रहा होगा, इसमें डी कर्व रिप्रेजेंट कर रही है डिमांड कर्व। जब डिमांड कर्व फॉरवर्ड मूव करेगी तो ओवरऑल प्राइसेस में इजाफ़ा हो जाएगा। इसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। इसी तरह दूसरी जो मेन वजह है इन्फ्लेशन की वो है डिक्रीज़ इन सप्लाई। आपके सामने ग्राफ में एस कर्व रिप्रेजेंट कर रही है सप्लाई कर्व को। जब सप्लाई कर्व फॉरवर्ड मूव करेगी यानी सप्लाई में इजाफ़ा हो जाएगा तो ओवरऑल प्राइसेस में कमी आ जाएगी। इसी तरह अगर सप्लाई में कमी आएगी, सप्लाई कमी होगी, तो सप्लाई में कमी आने की वजह से सप्लाई कर्व बैकवर्ड मूव करेगी और सप्लाई कर्व के बैकवर्ड मूव होने की वजह से ओवरऑल प्राइसेस में इजाफ़ा हो जाएगा। तीसरा जो फैक्टर है इन्फ्लेशन होने का वो है इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन कॉस्ट। डॉलर रेट की एप्रिसिएशन होने की वजह से, न्यू टैक्सेस लगने की वजह से, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होने की वजह से कंपनीज़ के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। तो कंपनी को प्रॉफिट में रहने के लिए अपनी सेलिंग प्राइस को बढ़ाना पड़ता है और इस सेलिंग प्राइस के बढ़ने के अमल को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन में इजाफे की जो चौथी बड़ी वजह है वो है इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई। गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स लगाकर लोगों को रोज़गार मुहैया करती है और बहुत ज़्यादा पैसे छाप कर लोगों को उनकी सैलरी वगैरह देती है। लोगों को सैलरी मिलने की वजह से लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी इजाफा हो जाता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग में इजाफा होने की वजह से ओवरऑल कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार और इन्फ्लेशन यानी महंगाई का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर किसी कंट्री में रोज़गार बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उस कंट्री में इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह बेरोज़गारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट का इन्फ्लेशन से इन्वर्स रिलेशन है। आपके सामने कर्व आ रही होगी जो कि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में रिलेशन को डिफ़ाइन करती है। इस कर्व को फिलिप्स कर्व कहते हैं। कर्व से पता चल रहा है कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आती जाएगी, इसी तरह इन्फ्लेशन में भी इजाफा होता जाएगा। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI). CPI is calculated by collecting data on prices of basket of goods and services that are typically purchased by households. The prices of these goods and services are then weighted based on their importance in household budget. मतलब जो बास्केट ऑफ गुड्स में चीज़ें आ रही हैं उनकी इंडिविजुअल प्राइसेस को लेंगे, उसके बाद उन्हें वेट कर दिया जाएगा इन बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस इन हाउस होल्ड बजट। मतलब कि हाउस होल्ड किस चीज़ को कितना ज़्यादा यूज़ कर रहा है उसके बेस पे हम उसको वेट करेंगे। उसके ओवरऑल प्राइसेस करंट पीरियड में और ओवरऑल प्राइसेस इन बेस ईयर उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे और जो चेंज इन परसेंटेज आएगा वो हमारा इन्फ्लेशन रेट होगा। इन्फ्लेशन को कम करने के मेजर्स की बात करें
तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मेजर्स हैं वो है डिमांड में कमी लाई जाए। डिमांड में कमी दो जगह से लाई जा सकती है। गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी के थ्रू बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर दे, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा टैक्सेस को पे करने में लगा देंगे और लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा कम होगा। उस पैसे में कमी आने की वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी कमी आएगी, तो इसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी। इसी तरह सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर दे। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो लोग अपनी सेविंग्स को बढ़ा देंगे। सेविंग को इसलिए बढ़ाएंगे कि वहाँ से उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा होगा। सेविंग बढ़ाने की वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी कमी आएगी और कंज्यूमर स्पेंडिंग में कमी आने की वजह से इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी। इसी तरह हुकूमत सब्सिडीज़ दे, जो सप्लायर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज़ करें, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी लोअर प्राइसेस पे दें, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आएगी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कमी आने की वजह से ओवरऑल प्राइसेस में भी कमी आ जाएगी। तो इस तरह इन्फ्लेशन में कमी आ जाएगी।